कल इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम जो है क्या कहते हैं परावर्तन के बारे में देख चुके थे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या दर्पण के बारे में। ठीक है, तो दर्पण क्या किसे कहते हैं, दर्पण का क्या परिभाषा होता है, पॉलिश की हुई समतल सतह जो अपने ऊपर से पड़ने वाले प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है। जो अपने ऊपर पड़ने वाले कौन सी किरण, प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देना, मतलब जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस भेज देना। ठीक है, जो परावर्तन के बारे में नहीं जान रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले जो हमारा वीडियो है उसको आप जाके देखेंगे तो परावर्तन का पूरा डिटेल में हम बताए हैं, वो आप समझ जाएंगे। अब दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, आप पहले देखेंगे समतल दर्पण के बारे में। कहता है जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः समतल हो, मतलब बराबर हो, उसको हम कौन सा दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः समतल हो उसको हम कौन सा दर्पण कहेंगे, उसको हम कहेंगे समतल दर्पण। अब कहता है समतल दर्पण की कुछ कुछ विशेषताएं होती है, जो समतल दर्पण की क्या सब विशेषता होती है इसको हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण की विशेषता को हम एक एक करके देखते हैं। पहले क्या है, तो जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे, ठीक है, समतल दर्पण होता क्या है, जो घर में आप लोग का जो आईना है, ठीक है, जिसमें रोज रोज जाते हैं आप अपना शक्ल देखने, चेहरा देखने, ठीक है, तो वो जो आईना आपके घर में रखा हुआ वो भी समतल दर्पण का ही एग्जाम्पल है। ठीक, तो समतल दर्पण के सामने में जब भी आप खड़े होते हैं तो क्या सब आपको उसमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो समतल दर्पण की विशेषता ये है कि पहली विशेषता लिखते हैं, ये हमेशा वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। ये हमेशा वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, पहली हो गया प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। पहला क्या हो गया, प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब अगला क्या देखते हैं, अगला क्या होगा, दूसरा नंबर, आप दर्पण के सामने जब खड़े होंगे तो आप दर्पण से जितना दूर खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतना ही दूर बनेगा। ठीक है, यदि आप दर्पण से 1 मीटर की दूरी पे है, दर्पण आपका प्रतिबिंब भी 1 मीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्या होता है, तीसरा नंबर ये होता है कि इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, आपका दाहिना वाला भाग दर्पण के अंदर का प्रतिबिंब जो है उसमें बायां तरफ दिखेगा और आपका बायां भाग दर्पण में दाहिना तरफ दिखेगा, लेकिन ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं। जो आपका जैसे सर ऊपर है तो उसमें ऊपर ही दिखेगा, पर नीचे है तो नीचे ही दिखेगा, मतलब ऊपर के भाग में कोई परिवर्तन ऊपर नीचे में नहीं होगा। जैसे इसमें कवर ऊपर है तो दर्पण के प्रतिबिंब में भी कवर ऊपर ये नीचे दिखेगा, लेकिन यहाँ पे दर्पण में इस साइड में है, यदि इसका कवर का जो ये वाला है पार्ट है, ये यदि इस साइड में है तो प्रतिबिंब में हमको इस साइड में दिखेगा, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट राइट में दिखता है और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में दिखता है। इसको क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, तो अब लिखते हैं प्रतिबिंब का क्या हो जाता है, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। अब तीसरा चौथा नंबर अगला क्या है,
इसका प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी होता है। आभासी मतलब क्या होता है, उसको हम पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक। मतलब वस्तु यदि ऐसे खड़ा है तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही बनेगा, मतलब प्रतिबिंब इसका उल्टा ऐसा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, पर जिस तरह से वस्तु खड़ा है उसी तरह से उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, उसी को बोलते हैं सीधा प्रतिबिंब। तो इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। आभासी का मतलब क्या होता है, वो उसको हम पर्दे पे उतार नहीं सकते, इमेजिन किया जा सकता है, ठीक है। उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। अब अगला है अभी तक 5 को हम देख लिए थे। ये छठा रूल क्या कहता है, आपतित किरण को नियत रखते हुए, छठा नियम क्या कहता है, जो आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा देते हैं। आपतित किरण को नियत रखते हैं, मान लीजिए कि ये एक दर्पण है और यहाँ एक आपतित किरण आ रही है, ठीक है। और आपतित किरण यहीं पे है, लेकिन इस दर्पण को जो है हम थीटा डिग्री से घुमा दे रहे हैं। मान लीजिए इस दर्पण को हम क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो घुमा के इस टाइप से कर देते हैं। तो जितना डिग्री से हम घुमाएंगे उसका क्या होगा, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2 थीटा से घूम जाएगा। यदि हम दर्पण को 30 डिग्री से हम घुमा देते हैं तो प्रतिबिंब कितने डिग्री से घूम जाएगा, प्रतिबिंब घूमेगा 60 डिग्री से, ठीक है। तो दर्पण को यदि हम थीटा डिग्री से घुमाएंगे तो प्रतिबिंब कितने डिग्री से घूमेगा, 2 थीटा से घूम जाएगा। उसके बाद 7 नंबर का था, यदि समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो क्या होना चाहिए, तो दर्पण वस्तु के ऊंचाई का आधा ऊंचाई का होना चाहिए। दर्पण क्या होना चाहिए, जो वस्तु की ऊंचाई है उसके आधे ऊंचाई की दर्पण होना चाहिए। यदि वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु का ऊंचाई 2 मीटर है तो दर्पण का ऊंचाई कम से कम 1 मीटर का होना चाहिए। अब कहता है 2 समतल दर्पण को हम थीटा डिग्री पर आमने सामने झुका के रख दे। मान लीजिए एक दर्पण ये है, दूसरा दर्पण को ऐसे रख दिए, 2 दर्पण रख दिए, बीच में कोई वस्तु है ए। हम पूछेंगे ए का कितना प्रतिबिंब बनेगा अब, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसको हम रखे थे 60 डिग्री पे और ये भी रखे थे 60 डिग्री पे। तो दोनों दर्पण को हम कितना डिग्री पे रखे, 60 डिग्री पे। अब पूछेंगे दोनों दर्पण के बीच में हमारा एक वस्तु रखा हुआ ए का कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 360 बटा थीटा माइनस 1, 360 बटा थीटा माइनस 1, 360 हो गया, 360 का 360, थीटा कितना है 60, 60 का 60 माइनस हो गया 1, काटेंगे तो निकलेगा 5, ठीक है। 5 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, नहीं काटेंगे तो निकलेगा 6, 6 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5। मतलब कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए देखते हैं जो समतल दर्पण का उपयोग करके और क्या सब बनाया जा सकता है। एक यंत्र है जिसका नाम है पेरिस्कोप, ठीक है।
पेरिस्कोप को हम हिंदी में क्या कहते हैं? परिदर्शी कहते हैं। पेरिस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं? परिदर्शी कहते हैं। तो परिदर्शी का जो उपयोग होता है वो ऊंचाई पर किसी भी वस्तु के को सही रूप से देखने के लिए उसका हम यूज करते हैं। या फिर सैनिक जो होते हैं वो इसका यूज करते हैं। सैनिक बंकर के अंदर में बैठकर बंकर के बाहर की गतिविधि को ध्यान में रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो है, समुद्र के अंदर बैठकर, समुद्र के अंदर में आप हैं और समुद्र की सतह पे या जल के अंदर में और जल की सतह पे क्या हलचल हो रही है ये देखना है आपको। तो इसके लिए आप पेरिस्कोप का यूज कर सकते हैं। तो पेरिस्कोप का पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है। क्या कहता है? यह एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। यह एक प्रकार का क्या है? प्रकाशीय यंत्र है। ये क्या करता है? जो किसी बाधा या रुकावट के ऊपर से दूसरी तरफ के किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। किसी बाधा या रुकावट है, उसके दूसरी तरफ क्या हो रही है, क्या घटना चल रही है, उसको हम साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। यह किस सिद्धांत पे काम करता है? कि ये जो है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। यह यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं तो इसमें क्या सब रहता है। इसका जो मुख्य जो वस्तु होता है, इसमें दो समतल दर्पण होते हैं। क्या रहते हैं? इसमें कितने दो समतल दर्पण होते हैं। दोनों कितने डिग्री? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री पे झुका हुआ रहता है, ठीक है। एक नीचे की और दूसरा ऊपर की और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसका जो क्या कहते हैं डायग्राम होता है, फिगर होता है, उसको हम देख लेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो फिगर से हम देखेंगे इसको।
मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको यहाँ तक का कोई अवरोध आ गया, मतलब इसके दूसरे साइड वो देख नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे ये पेरिस्कोप जो होता है इसकी ये ऊंचाई बढ़ाई या घटाई एडजस्टेबल होता है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। यहाँ पर एक दर्पण लगा होता है, मान लीजिए दर्पण ए है, ठीक है, और यहाँ पर जो दर्पण बी होता है इसको हम दर्पण बी कहते हैं। ये दोनों कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे होता है, ठीक है, दोनों 45 डिग्री पे झुका हुआ रहता है। यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पे भी ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो व्यक्ति है उसकी ऊंचाई तो यहाँ तक होगी, बाकी यहाँ तक इस टाइप के अवरोध को यहाँ से इधर देखना है तो वो देख नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या इसका यूज किया जाता है, इसके लिए पेरिस्कोप का यूज करता है। पेरिस्कोप का जो ऊंचाई होती है, इसका जो एक साइड होता है वो अवरोध के दूसरे साइड देखने के लिए यूज कर लेते हैं। एक साइड से व्यक्ति की आंख होती है, यहाँ से वो देख रहा होता है, तो यहाँ से ये प्रकाश के परावर्तन के नियम पे कार्य करता है। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जो है, ये आईना जो यहाँ शीशा लगा हुआ है, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा और इस प्रतिबिंब को ये क्या करेगा, परावर्तित कर देगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। परावर्तित करेगा तो ये नीचे का जो दर्पण है ये दर्पण पे आगे पड़ेगा और ये दर्पण जो है फिर इसको इस तरफ परावर्तित कर देगा, ठीक है। ये कितना डिग्री पे झुका हुआ था, 45 डिग्री पे, तो इसको कितना डिग्री पे मोड़ेगा, 2 थीटा क्या होता है, जितना डिग्री पे दर्पण झुका होता है उसका 2 थीटा से मोड़ देता है, तो 2 थीटा मतलब ये 45 डिग्री है तो 90 डिग्री से मोड़ेगा। इधर से आया ये और इसको 90 डिग्री से मोड़ के नीचे भेज दिया, फिर यहाँ से यहाँ पे जो लाइट आया इसको ये क्या किया, 90 डिग्री मोड़ दिया, 90 डिग्री मोड़ा तो यहाँ पे जो खड़ा व्यक्ति था वो उसका प्रतिबिंब देख पाया, ठीक है। इसी घटना के द्वारा जो अभी क्या कहते हैं, रामनवमी के दिन जो आप देखे होंगे न्यूज में, जो राम जी के मस्तक पे सूर्य तिलक किया गया था, तो वहां पे भी यही पेरिस्कोप का मदद लिया गया था, ठीक है। तो इसको पेरिस्कोप के पहले सिरे से सूरज की रोशनी आई है, ठीक है, और यहाँ पे इस दर्पण के द्वारा परावर्तित करके यहाँ लाया गया और इस दर्पण के द्वारा फिर उसको सूरज की लाइट को परावर्तित कर दिया गया और उसको फिर एडजस्ट किया गया और वहां पे राम जी के मस्तक पे उसका सूरज तिलक हुआ था, ठीक है। तो ये पेरिस्कोप का किस टाइप का होता है और इसका क्या काम होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या, कौन सा है, गोलीय दर्पण है। इसके बाद कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब क्या, गोलीय दर्पण या फिर स्फेरिकल, इसको हम इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर उसका कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो, मुड़ा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह मुड़ा हुआ हो उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। या तो इस टाइप का होगा, ठीक है, या फिर इस टाइप का होगा, ठीक है। तब देखिए गोलीय दर्पण क्या डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, मुड़ा हुआ हो। जिसका परावर्तक सतह मुड़ा हुआ उसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। हम देखिए गोला जो होता है वो इस टाइप से, अपने सर्कल इस ऐसा होता है। अब सर्कल को हम क्या करते हैं, मान लीजिए बीच से काटे, ठीक है, इस टाइप से काट दिए, इसका ऊपर वाला एक इस टाइप का सतह मिलेगा, ठीक है, और एक इस टाइप का सतह मिलेगा। यदि हम इसके बाहरी किनारा पे हम कलाई कर दें तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण, और इसके अंदर के किनारा पे कलाई कर देती है हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, ठीक है, ऐसा हो और बाहर में कलाई कर दें, इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण।
ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। और ये हो गया उत्तल दर्पण। ये उसका परावर्तक सतह हो गया। और इसका ये परावर्तक सतह हो गया। ठीक है, तो जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उड़ा हुआ होता है उसको हम कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखने में एक जो सर्कल होता है, सर्कल का कटा हुआ हिस्सा लग रहा है। ठीक है, जैसे इसको यदि हम ये सर्कल था तो इसका कटा हुआ हिस्सा लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा? सेंटर होगा, सी होगा ना। तो इसका बीच वाला जो ये पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि हम इसको बाहर की ओर से कलाई कर देंगे तो यदि वो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण हो। ये है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह इधर है तो इसका सेंटर जो होगा वो किधर होगा? पीछे की ओर होगा, परावर्तक सतह से पीछे की ओर। और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। और इसको क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र भी कहते हैं या फिर वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र भी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला जो लाइन है इसको क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला बिंदु है ये, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ये कौन सा दर्पण है? ये है कौन सा? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र क्या होगा? अंदर की ओर होगा। यदि वो दर्पण कौन सा हो? अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होगा? अंदर होगा। और ध्रुव कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ये प्रधान अक्ष हो जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र ये हो गया। और यहाँ पे ये कौन सा हो गया? ये ध्रुव हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये बाहर से कलई क्या हो रहा था? इसमें परावर्तक सतह क्या होता है? इसका धंसा हुआ। तो वो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? ये। और ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो पीछे की ओर होता है, जबकि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो अंदर की ओर होता है, आगे में होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और ये यहाँ पे भी क्या कहते हैं? अवतल दर्पण में फोकस अंदर की ओर होता है और क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण में फोकस क्या होगा? पीछे की ओर। उत्तल दर्पण में फोकस किधर होगा? पीछे की ओर होगा। ठीक है, तो अब ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा। सेंटर किसको कहेंगे ये समझ में आ गया होगा। जहाँ पे जैसे वृत्त का केंद्र होता है ना, उसी को इसमें क्या बोलते हैं? ये वृत्ताकार दर्पण का ही कटा हुआ पार्ट मानिए इसको। ठीक है, तो जब उसको हम काटगोलीय दर्पण का बीच वाला जो पॉइंट होता है उसी को सेंटर कहते हैं। तो अवतल इधर वाला पार्ट हो गया अवतल और इधर वाला पार्ट हो गया उत्तल। जिसका बाहरी किनारा में कलई कर देंगे वो तो उसका भीतर वाला किनारा परावर्तक सतह हो जाएगा, तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा। और जिसका भीतर वाले सतह पे कलई कर देंगे उसका बाहर वाला किनारा क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह हो जाएगा। इसका बाहर का किनारा परावर्तक है, इसका भीतर का किनारा परावर्तक सतह है। जिसका भीतर का किनारा परावर्तक होगा वो अवतल दर्पण, जिसका बाहर का किनारा परावर्तक सतह होगा वो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, या बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं या फिर वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, और ये जो जहाँ पे वक्रता है, ये बीच से जो एक लाइन जाती है जिसको यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन जिसको हम क्या कहेंगे? व्यास भी। वृत्त में क्या होता है? व्यास होता है ना, जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो उसी तरह से यदि एक लंबा व्यास हम खींच दें इसको काटते हुए, तो उसको यदि हम बीच से ऐसे कट करते हैं, ये क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष हो जाएगा। इधर वाला भी क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष हो जाएगा। ये वाला लाइन जो होता है जो सेंटर से होके पास करके जाता है उसको हम क्या बोलेंगे?
प्रधान अक्ष बोलेंगे। तो प्रधान अक्ष में जहाँ पे दर्पण क्या कहते हैं, दर्पण और प्रधान अक्ष एक साथ जहाँ मिलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम ध्रुव बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक, और यहाँ ध्रुव और सेंटर के बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम फोकस बोलते हैं। ध्रुव और सेंटर के बीच का पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो और बाकी का जो डिटेल है इसके अलग अलग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहाँ पे, कौन सा क्या कहते हैं वस्तु को रखने पे कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये सारा हम अगले जो वीडियो होगा उसमें हम डिटेल से गोलीय दर्पण के अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अभी तक यहाँ तक देख चुके हैं वो आगे दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद।